बात कर रहे थे नेट फिजिक्स। आज जो आज का लेक्चर है इसमें फ्राइडे है यानी हम 11th का लेक्चर और 11th में हम न्यूटन्स लॉ पढ़ा रहे थे। आज शायद न्यूटन का थर्ड लेक्चर है। न्यूटन्स लॉ का थर्ड लेक्चर पर थर्ड लेक्चर। तो हेलो अजय, थैंक यू अजय, थैंक यू। चलिए आगे हम लोग आज बात करें। आज हाँ, तो न्यूटन्स लॉ में लास्ट पढ़े क्या थे? शायद फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ने वाले थे। खत्म हो गया था ना लेक्चर, अचानक बंद करना पड़ा था। क्या दिख रहा है? ये सब पढ़ा दिए थे। हाँ हाँ, एकदम याद आ गया। फ्री बॉडी डायग्राम आज हम बताने वाले हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आप पूरा देखिए। का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो पूरा लेक्चर में बने रहिएगा, तब आपको इसका फ़ायदा। लोग बात कर रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम। शॉर्टकट में हम फ्री बॉडी डायग्राम यानी एफबी। क्या ये फ्री बॉडी डायग्राम है क्या? फ्री बॉडी डायग्राम जस्ट ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग। किसी बॉडी पर जितना फोर्स, जो जो फोर्स लग रहा है, वो सारे फोर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देना ही फ्री बॉडी डायग्राम है। लिख रहे हैं द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल ऑफ ऑल द फोर्स, ऑल द फोर्सेस acting, all the force acts on a body called FBD of body, free body diagram of बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम। सही है, यानी ग्राफिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं सारे फोर्स, बॉडी पर जो जो सारे फोर्सेस को ग्राफिकली ना, कैसे सोच। जैसे मान लो एग्जांपल में एक टेबल है, टेबल पे ये ब्लॉक रखा हुआ है ए, ए ब्लॉक टेबल पे रखा, तो इसका एफ बी डी ऑफ ए निकालना है। एफ बी डी ऑफ क्या क्या है भाई ए पे, तो क्या क्या फोर्स लग रहा है। एक तो इसका वेट जो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा एम जी, और एक टेबल के कारण इस पर नॉर्मल फोर्स तो सरफेस कांटेक्ट पे है। जहां भी दो सरफेस कांटेक्ट में है वहां नॉर्मल फोर्स लगाते हैं। एक नॉर्मल फोर्स पर लगा ये एन और एम जी के अलावा कोई फोर्स लग रहा है क्या? कोई फोर्स। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम, यानी बॉडी पर जो जो फोर्स लग रहा है वो सारे फोर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देना ही फ्री बॉडी डायग्राम है।
आगे बढ़ते हैं। आगे देखो ऐसे कई सारे उदाहरण से हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे जैसे आप देखो यहाँ पर कोई एक ये है, एक ब्लॉक बॉडी ए है। यहाँ पर एक पुल्ली लगा हुआ है, धागा से बंधा हुआ है और यहाँ पर एक बॉडी ऐसे लटक रहा है और सवाल है कि एफबीडी ऑफ ए एंड बी निकालना है। ड्रॉ एफ ऑफ बॉडी ए एंड क्या होगा? अब ए की बात करें, फॉर ए ये टेंशन टी है ना, मास ऑफ ए इंटू जी है का वेट और एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा यहाँ पर एन। चेक करो जहां जहां फोर्स लगने की संभावना है सब दिखा दिया कि नहीं। रस्सी टाइट है, धागा टाइट है, ये धागा हमेशा खींचता है। धागा में जो टेंशन लगेगा वो क्या करेगा? हमेशा खींचेगा। तो इस पर टेंशन खींचता हुआ इधर लगाएंगे, नॉर्मल फोर्स इसको धक्का देता हुआ सरफेस के परपेंडिकुलर इधर लगाएंगे और वेट जो है वो अर्थ के सेंटर की ओर यानी वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। इसके अलावा कोई फोर्स है क्या? कि यहाँ पे धागा भी टाइट है, एक सरफेस पे भी रखा हुआ है यानी सरफेस कांटेक्ट में है और अर्थ तो वेट लगाएगा ही लगाएगा। तो वेट भी लग गया, नॉर्मल भी लग गया और टेंशन भी लग गया। लेकिन फॉर बी अगर हम लिखते हैं, फॉर बी, तो बी के लिए क्या है? इधर इसका मास एम, तो वेट नीचे लगा और यहां पर केवल टेंशन है। रस्सी टाइट है तो रस्सी का टेंशन इसको खींचेगा, इधर खींचेगा, ऊपर खींचेगा। और हम पहले बोल चुके हैं अगर स्ट्रिंग मासलेस है उसके हर एक पॉइंट पे टेंशन, तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग को मासलेस मान के चल रहे हैं या लिख भी दे रहे हैं मासलेस। तरह से होगा कि नहीं होगा? इस तरह से ये एक उदाहरण था। मान लीजिए पहला, ये दूसरा उदाहरण था। तीसरा में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, मान लो तीसरा और देख सकते हैं कि ये इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक है, एक धागा लगा हुआ है, टी आएगा, ऐसा सिचुएशन। ए और बी का अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो क्या लिख सकते हैं? कौन सा मॉड्यूल अपलोड तो हो गया जी? मॉड्यूल एनएलएम का नहीं अपलोड हुआ है? एनएलएम का मॉड्यूल तो अपलोड है ही। अजय, प्रणब कुमार सर, वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम है क्या? आवाज नहीं मिल रही है? तो आवाज में दिक्कत है तो बोलिए। है ना? देखो यहां पर अगर ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो फॉर ए, ये इस तरह से इंक्लाइन प्लेन पे है ना, ऐसे थोड़ा सा इधर
और नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा एन, एम जी इधर लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड एम ए का इंटू टेंशन टी इधर लगेगा इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, ये लाइन है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल, बोलिए इन दो सरफेस है, इंक्लाइन है तो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर लगा दी। नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर और धक्का देता, टेंशन हमेशा खींचता हुआ, mg वर्टिकल डाउन। तो ये आप एकदम दिखाइए तो सब कोई, है ना, हो गया बोलो। इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। और बी का अगर हमको यहीं पर फिर से बनाना होगा, बी का तो फिर वही हो गया, ये है तो इधर हो गया एम जी, इधर हो गया, बोलो। तो जो जो फोर्स लग रहा है वो सब दिखाना है, कोई छूटना नहीं चाहिए। यहाँ पर केवल रस्सी है और वेट तो लग ही रहा है, यहाँ पर नॉर्मल फोर्स लगने की संभावना तो है नहीं, क्योंकि कहीं कोई कांटेक्ट, ये फोर्स लगाना लगाना सीख जाएंगे, कई क्वेश्चन बनाना भी आप, पहले हम लोग फोर्स लगाने पर, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये सब अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, ये सब पीडीएफ में आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, तो इन्वेंटर्स एडू केयर का टेलीग्राम ग्रुप का नाम बदल दिए हो क्या, इन्वेंटर्स ऑनलाइन क्लास हम बच्चा लोग को बोलते हैं, इन्वेंटर्स एडू केयर ऑनलाइन क्लास, नाम उसका ही रखो फिर ऑनलाइन, ब्रैकेट में या तो ऑनलाइन क्लास कर दो, ठीक है ना। तो ये है, हाँ तो टेलीग्राम ग्रुप है इन्वेंटर्स एडू केयर पटना करके एक ग्रुप है, ऑनलाइन क्लास कर दो, इन्वेंटर्स एडू केयर ऑनलाइन क्लास, उस ग्रुप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसका लिंक, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको सब पीडीएफ में सारा नोट्स मिल जाएगा, है ना। के लिए एकदम वरीड नहीं होना है कि आप नहीं लिख पाए। आगे हम बढ़ते हैं, एक और सिचुएशन हम लेना चाह रहे हैं। ये एक सिचुएशन है, मान पर एक ब्लॉक है, ये ऐसे धागा इसे लगा, और इस बार ये भी चल रहा है, ये तीनों क्या अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर यही है, चौथा या जो भी, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ और ब्लॉक ए एंड ए का भी, बी का भी और का भी, सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। कैसे बने, एक एक करके हम लोग देखते हैं, एक के लिए और ए और एक के लिए क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर ये ए है, ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है इन एट ए ब्लॉक है ये ना, और इधर इसका एम ए जी वर्टिकली डाउनवर्ड, अब प्लस टेंशन टी इधर, टेंशन टी ए का हो गया। अब देखो फॉर बी ई इस इंक्लाइन प्लेन पे है, यहां पर अपना नॉर्मल फोर्स एट बी, बोलिए इधर इसका एम बी इंटू, और साथ साथ टेंशन टी तो खींचता है, ये इधर हो गया टेंशन, को टेंशन टी इधर खींच रहा है, इसको टेंशन टी इधर,
और कोई फोर्स तो है नहीं अगर आप ध्यान दें तो। और सी अगर हम यहाँ लिखें और को भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको और बड़ा बना कर देखो, ये सी, ये जो पुल्ली लगा हुआ है ना, अगर इसको हटा देंगे सी, तो पुल्ली जो ब्लॉक पे फोर्स लगाया है वो भी एक आपको लगाना। बेसिकली कहीं भी कोई इंटरेक्शन हो रहा है बॉडी और सराउंडिंग, किसी भी तरह का इंटरेक्शन है तो वहां एक फोर्स डेवलप, कोई भी इंटरेक्शन, जैसे पुल्ली इस ब्लॉक सी से लगा हुआ है, क्या चाहिए, तो या तो आप पुल्ली हटा दीजिए, तो पुल्ली हटाइएगा तो यहाँ एक फोर्स लगाना पड़ेगा जो पुल्ली ब्लॉक पे लगा रहा होगा, क्योंकि पुल्ली अगर ब्लॉक में फिक्स है तो ब्लॉक पुल्ली को फिक्स करने के लिए ब्लॉक पुल्ली पे फोर्स लगा रहा होगा और पुल्ली ब्लॉक पे लगा रहा होगा, तो वो एक अननोन फोर्स फालतू का बढ़ जाएगा। इसलिए तरीका ये है कि अगर पुल्ली किसी पेज से लगा हुआ है तो उसे लगे रहने दें, किसी ब्लॉक से अगर पुल्ली लगा हुआ है तो उसको लगे रहने दो, यानी पुल्ली और सी मिलके एक बॉडी हो गया। और अब इस पुल्ली पे क्या क्या फोर्स लग रहा है भाई, जैसे ये रस्सी, ये धागा स्ट्रिंग पर इधर टेंशन लगाया, वैसे ही पुल्ली पर इधर लगाएगा। इस ब्लॉक पे इधर लगाया तो पुल्ली पे इधर लगाएगा। टेंशन सबको खींच रहा है, पुल्ली को ऐसे खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है, रस्सी ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींच रहा है दोनों ब्लॉक को, और पुल्ली को नीचे की तरफ खींच रहा है। तो यहां जो रस्सी का फोर्स है इधर से भी और और इधर से भी टी, ये हमको दिखाना पड़ेगा कि नहीं दिखाना पड़ेगा, ये फोर्स भी आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये पुल्ली पर रस्सी के द्वारा, स्ट्रिंग के द्वारा लगाया गया फोर्स है, और पुल्ली भी ब्लॉक सी का ही पार्ट है। के अलावा ब्लॉक ए पर नॉर्मल फोर्स, ये यही वाला ब्लॉक लगाया है, सी लगाया है, सी का सरफेस, तो सी जो है एन ए इधर लगाया, तो ए जो है सी पर एन ए इधर लगा देगा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसी तरह से ये वाला जो सरफेस है सी का, वो बी पर नॉर्मल इधर लगाया, देखो बी पे नॉर्मल इधर लगाया, तो ये जो ब्लॉक बी है वो सरफेस पर नॉर्मल इधर लगाएगा। क्योंकि अब हम सरफेस का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, ये सब फोर्स हमको दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। इसके अलावा क्या है, ये जो ग्राउंड है जिस पे ये ब्लॉक सी रखा हुआ है, ये ग्राउंड भी तो नॉर्मल लगा रहा होगा, एन मान लो इसको ग्राउंड के द्वारा। अब प्लस जो इसका वजन है एम टू जी, बोलिए, ये भी तो एक फोर्स लगाया, वेट, यानी जहां जहां फोर्स लगना था सब लग गया। ब्लॉक सी पे अर्थ के द्वारा वेट, ब्लॉक सी पे ग्राउंड के द्वारा नॉर्मल, ब्लॉक सी पे इस ब्लॉक के द्वारा नॉर्मल, इस ब्लॉक के द्वारा नॉर्मल, रस्सी के द्वारा टेंशन, ये सारा का सारा फोर्स लगा दिए। यानी आगे से जब भी आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो जिस बॉडी का डायग्राम बना रहे हैं, जिस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, तो उसका सराउंडिंग में किसके किसके साथ इंटरेक्शन है, रस्सी से जुड़ा हुआ है, टेंशन, किसी सरफेस के कांटेक्ट में है तो नॉर्मल लगेगा, और अर्थ के कांटेक्ट में तो है ही सब का सब, तो वेट तो लगना ही लगना। तरह से आपको बॉडी डायग्राम बना है। बोलो, सही है ना, आगे बढ़े। फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे आगे हम लोग जब सवाल करने लगेंगे
तो फ्री बॉडी डायग्राम इस तरह आपको मिलता रहेगा। ठीक है ना? ये उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे और आसानी से बना भी सकते हैं। कोई बहुत बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि हाँ, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उस पर बेस्ड प्रॉब्लम क्या क्या है। अब देखिए यहीं से शुरू करते हैं। सपोज करो एक ब्लॉक है 10 kg। ब्लॉक का मास कितना? यहाँ पर एक धागा के एंगल 30 डिग्री और एक धागा यहाँ पर ऐसे, और ये एंगल जो है 6। ये पॉइंट है ए। ठीक है ना? क्वेश्चन है कि अगर ये ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है, इफ ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम then find tension string AB and AC। AB और AC स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा ये बताना है। बोलिए कैसे टेंशन निकालेंगे? देखिए बहुत बेसिक बात कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको और बेहतर सवाल हम कराएंगे, लेकिन बिल्कुल बेसिक से सीखने का कोशिश। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है तो ये सब पढ़ा हुआ है और उसको लग रहा है कि हम बोर हो रहे हैं, क्या आसान आसान सवाल बता रहे हैं, आपको थोड़ा पेशेंस, आपको हर तरह का सवाल मिलेगा, है ना? देखिए अब हमको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दो ब्लॉक का। इफ ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, तो जो इक्विलिब्रियम में है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे सबसे पहला काम। चलिए ये ब्लॉक है, अब बड़ा बनाते हैं कि इस एसी में मान लो टेंशन T2 है। टेंशन T2 है यानी T2 टेंशन से ब्लॉक को खींच रहा है रस्सी, और इसमें T1 टेंशन लगा के ब्लॉक को खींच, सॉरी रस्सी खींच रहा है ब्लॉक को। ये दिखा रहे हैं, यानी इसको अलग से दिखाओगे। ये है T, इधर हम मान लेते हैं एक्स एक्सिस, इधर मान लेते हैं वाई एक्सिस, और इधर है 1। सही है? यानी ए बी स्ट्रिंग में टेंशन T1 मान लिए, AC स्ट्रिंग में टेंशन मान लिए। ये एंगल देखो 30 डिग्री है और ये एंगल 6 और ये 10 kg है। इधर हो गया 10G, है ना? अब एक तरीका तो ये है कि कंपोनेंट तोड़ के बैलेंस कर दो। भाई कोई इक्विलिब्रियम में है यानी उसका हॉरिजॉन्टल फोर्स भी बैलेंस हो रहा होगा और वर्टिकल फोर्स भी बैलेंस हो रहा होगा। तो जो भी फोर्स है उसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट तोड़ देंगे। तो T2 का कंपोनेंट हो गया cos 30 और ये हो गया sin 30, ये हो गया 1 cos 60 और ये हो गया 1 sin, बोलो
T1 T2 का कंपोनेंट तोड़ दिए। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स को बैलेंस करना है, हॉरिजॉन्टल एक्स को माने हैं हम, तो आप क्या लिखिएगा? देखिए हॉरिजॉन्टल में इधर T1 cos 60, T1 cos 60 से बैलेंस हो रहा है cos 30, है कि नहीं? यानी 1/2 इक्वल टू 3/2, 1 बराबर ये एक इक्वेशन हो गया। ऑल्सो y में आप देखिए इधर क्या है, तो 1 sin 60 डिग्री अब प्लस टी sin 30 डिग्री, ये दोनों एक तरफ, ये किसके बराबर हो गया? 10g के। देखो अपवार्ड जितना फोर्स लग रहा है उतना ही डाउनवार्ड लगेगा, तभी ना बैलेंस होगा। आप एकदम लेमन की तरह सोचिए कि बैलेंस करना है, इक्विलिब्रियम है, तो हॉरिजॉन्टल में जितना फोर्स इधर उतना ही फोर्स इधर, जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे, अभी बैलेंस होगा। वही काम बैलेंस करने का कर रहे हैं, ऊपर वाला फोर्स को ये बैलेंस किया, यानी ये 10g के बराबर हुआ। अब यहां पर क्या हुआ, साइन 6 यानी √3T1/2 अब प्लस T/2 इक्वल टू, अब T1 के जगह पे √3T2 लिखते हैं, ये इक्वेशन 2 हो गया, है ना? अब अगर हम लोग यहां पर अगर हम ये लिख दें कि √3/2 इंटू T1 के जगह पे √3T2 अब प्लस T2/2 इक्वल टू 100, √3 3 हो गया, और 3 और एक 4 T2/2 यानी 2 बराबर 100, तो T2 कितना आ गया? 50 न्यूटन आ गया, 50 न्यूटन, तो T 50 न्यूटन आ गया, तो T1 क्या हो गया? T1 बराबर 50, बोलो 22। ये एक तरीका है जिसमें बड़ा सबसे बेसिक तरीका यही है। अच्छा, इस तरीका से जितना भी फोर्स लग रहा होगा आप निकाल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स अलग से बैलेंस करेंगे, वर्टिकल फोर्स अलग से बैलेंस करेंगे, और हमको T1 T2 या जो भी निकालना है निकल जाए। एक और तरीका है लामीज थ्योरम, से भी निकालते हैं। यहाँ तो वो लग जाएगा लेकिन वो हर जगह नहीं। एक बार हम बता देते हैं आपको लामीज, और जो बच्चा ये पढ़ा होगा, टेंशन इन एसी 50 न्यूटन, टेंशन इन ए बी 50√3, बिल्कुल ठीक बात है, यही हुआ। स्टडी जोन विथ अरुण, हैप्पी टीचर्स डे गुरुदेव, थैंक यू। पहचान नहीं पा रहे हैं लेकिन फिर भी आप जो भी हैं बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो हम लोग बेसिक बात कर रहे थे। हाँ, तो लामीज थ्योरम हम ऑलरेडी बता चुके हैं वेक्टर में, कैसे लगाएंगे वो एक बार दिखा देते हैं। लामीज थ्योरम अल्टरनेट मेथड, कर दें इसको, है ना? हो गया। अल्टरनेट मेथड क्या है? अल्टरनेट मेथड हम लोग लामीज थ्योरम से करते हैं, और ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं वेक्टर में। ये जो है 1 है, ये जो है, और ये वेट है 10g, ये एंगल 30, ये पूरा एंगल हो गया 120, है कि नहीं? और ये एंगल 60 डिग्री है, ये पूरा हो गया 150 डिग्री, ये बचा हुआ कितना हुआ? 90। लॉ क्या कहता है सो सुनो,
लॉ कहता है जब आप T1 ले रहे हैं, T1 के सामने वाले एंगल का साइन लीजिए। T1 बाई साइन 150 ये बराबर T2 ले रहे हैं तो उसके सामने वाला, तो T2 बाई साइन 120 साइन लेना है। T2 लिए तो T2 के सामने कितना एंगल बना? T2 के सामने ये 120 बन रहा है। और तीसरा फोर्स क्या है? 10G। जब 10G लेंगे तो सामने क्या है? 90 डिग्री। ये हो जाएगा साइन 90, ठीक है ना? अब यहाँ से T2 नहीं निकल जाएगा। अरे साइन 91 यानी 10G यानी 100। अब सीधा लिखोगे T1 बराबर कितना? 100 साइन 150 डिग्री। साइन 150 का मतलब साइन 180 साइन 30 साइन 30 यानी 1/2 आई एक तरफ। 100 इन 1/2 यानी 50। बोलो हो गया ना? T2 क्या होगा? इसको इसके बराबर करो। T2 बराबर 100 साइन 120, ये कितना होगा? 100 इंटू साइन 120 साइन 90 प्लस 30 यानी कॉस 30, और कॉस 30 हो जाएगा रूट। तरह से आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। तो किसी को बोल दिया क्या? लगता है कि उसको T1 माने थे। क्या कहते थे? तो T2 माने थे, तो हम लोग T1 माने थे। तो उल्टा न हो जाएगा? क्या कर दीजिए, कर दीजिए तो T कर दो, इसको अब पलट जाएगा कहाँ? 150 ये T1 50√3 T2 50 न्यूटन आएगा कि नहीं आएगा? ये तरीका है। लेकिन ये तरीका आप तब बना पाएंगे जब केवल 3 फोर्स लगा। केवल 3 से ज्यादा फोर्स लगेगा तो फिर ऐसे नहीं बनेगा। फिर तो बेसिक तरीका हमारा वही है, कंपोनेंट तोड़ो, हॉरिजॉन्टल फोर्स अलग से बैलेंस करो, वर्टिकल फोर्स अलग से बैलेंस करो, करना पड़ता है। के लिए उस मेथड पे ज्यादा फोकस दें। कभी आपको 3 फोर्स लगा हुआ है, सबके बीच का एंगल मालूम है तो तुरंत निकाल दिए। लेकिन ये हर जगह नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए। ठीक है ना? हो गया? आगे बढ़े? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। बच्चा कुछ कह रहा है, प्रदीप रवार्स, बताइए प्रदीप जी क्या कहना है? आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और कर रहे हैं, उस पर ध्यान देना। एक ब्लॉक है और इस पर एक क्या है? क्वेश्चन ये है कि ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये 5 kg, ये 2 kg। ये पॉइंट ए है है क्या ना? क्वेश्चन क्या है? फाइंड द टेंशन in a string
फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग सी। सीडी स्ट्रिंग में कैसे टेंशन निकाल, ये सवाल है कि नहीं। सी स्ट्रिंग में टेंशन कैसे निकाला जाए और हम लोग को बात करना, कोई बात नहीं है। पहले हम लोग इसका एंगल पता है, इसका एंगल पता है, तो इस दोनों में टेंशन निकल जाएगा आसानी से, है ना। जिसमें आसानी से निकल जाए उसको निकाल लो। पहले क्या करना है सो देखिए, इसमें हम लोग मान लेते हैं T1 और इसमें मान लेते हैं T2। एक बार लामीज थ्योरम से ही यहाँ निकल जाएगा आसानी से, ज्यादा मेहनत करने जाए। जहाँ लामीज थ्योरम से निकल जाए वहां निकाल दो कि T1 और इधर लग रहा है कितना, इधर 5 kg तो 5G, इधर 5G लग रहा है ना। 5 kg का वजन कितना लगेगा, 5G। पॉइंट पे यानी ए पर जो जो फोर्स लगा ए पॉइंट पर, तब हमने ए पॉइंट पे ब्लॉक पे जो फोर्स, ऐसा कुछ फ्री बॉडी डायग्राम बना। अब ये जो एंगल है 30 डिग्री है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। इधर से 150 डिग्री और ये 90 डिग्री। यहां तो हम लोग तुरंत निकाल देंगे, 1/sin 120 बाई sin 150 डिग्री बराबर 5G/sin 90। तो T1 क्या आ गया, T1 आ गया 50 और sin 120 कितना, sin 120 हो गया √3/2, 25 √3। T2 जब निकालेंगे 50 sin 150, ये 25 sin 150 sin 90 + 6 cos 6, ठीक है। तो T1 T2 तो आपको निकल गया, लेकिन हमको निकालना है कि नहीं सी पॉइंट पर जो जो। अब देखो ये तो ए पॉइंट पर हम लोग बात किए, एट सी हम लोग बात एट एट ए, एट ए पॉइंट पर ये सब फोर्स लग रहा था। अब सी पॉइंट पर क्या क्या फोर्स लग रहा है, सी पॉइंट को देखो, ये सी पॉइंट पर एक तो लग रहा है 2, एक 2G लग रहा है यहाँ पर, ये 2G 2 kg का वेट है। और ये अगर यहाँ 30 है तो यहाँ भी ये 30 ही ना हुआ। इस पॉइंट पर यही टेंशन इधर लग रहा होगा, टी इधर सी पॉइंट के लिए हर एक पॉइंट को खींचता है। यही सी पॉइंट पर इधर लग रहा है हमारा एंगल पर जी, ये 30 सही है। और जो बच गया ये T3, ये कितने एंगल पर है ये मालूम नहीं है, लेकिन चलो यहाँ कुछ T3 कर, और T3 यहाँ से मान लो कि ठीक एंगल बना, चल नहीं पता क्या मान लिए। अब अगर तो लामीज थ्योरम से बनाने लगेगा तो समस्या हो जाएगा, थोड़ा लेंदी बनेगा ये। उससे अच्छा है कि कंपोनेंट तोड़ के बना ले। कहोगे क्यों, यहाँ भी तो 3 ही फोर्स लग रहा है, लामीज थ्योरम क्यों नहीं लगाएं। आप लगा सकते हैं, फिर लामीज थ्योरम आसानी से वहां लग जाता है ना जहां एंगल नोन हो, एंगल नोन हो और फोर्स निकालना। यहाँ पर ये वाला एंगल नोन नहीं है, थीटा हम माने हैं, तो हमको लगता है कि कंपोनेंट तोड़ के आप बनाएंगे ज्यादा अच्छा। जहां एंगल नोन रहे वहीं लामिज। चलिए यहां देखो, ये कितना हो गया T3 cos हो गया
3 साइन, फिर T2 का कंपोनेंट इधर हो गया। अच्छा, T2 हमको मालूम है कितना, 25, ये निकला हुआ है 25 cos 30 डिग्री, और इधर हो गया साइन 30। अब अगर हम कंपोनेंट बैलेंस करें, यहाँ पर अगर कंपोनेंट बैलेंस करें तो कैसे बैलेंस करेंगे भाई, इधर कितना T3 cos थीटा बराबर 25 cos, है ना, तो एक लाइन और लिखी, T3 cos थीटा बराबर 25/2। ये एक इक्वेशन इसको, है ना, थोड़ा छोटा करते हैं का अभाव, सही है। दूसरा, वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्स बैलेंस करना है, क्या हो जाएगा ये, T3 साइन थीटा, अपवार्ड में है T3 साइन थीटा, डाउनवार्ड में क्या है, T प्लस 25 साइन 30, यानी T3 साइन थीटा बराबर 30 प्लस 25/2, 30 प्लस 25/2, 40 और 25, 65/2, तो T3 साइन थीटा आ गया 65/2। ये हमको क्या निकालना है, T3 निकालना है, CT वायर में टेंशन क्या करेंगे, सिंपल सोचो, ये T3 cos थीटा, ये T3 साइन थीटा, थोड़ा सा इधर हम कर रहे हैं, इधर देखना, इधर अब लिख रहे हैं, फर्स्ट का स्क्वायर जोड़ सेकेंड का स्क्वायर करो, तो T3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस T3 कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा जी, हम लिख सकते हैं T3 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस T3 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर इधर 25√3 का स्क्वायर, अब प्लस इधर प्लस 65/2 का स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 1 हुआ ना, बचा कितना, यहाँ बच गया T3 बराबर अंडर रूट 25/2 का प्लस 65/2 का, इन हुआ, बोलो, इस तरह से सॉल्व करके T3 निकालेंगे कि निकालेंगे, इस तरह से T3, तो आपको अगर मान लीजिए थीटा नोन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट तोड़ के बैलेंस करो, कॉस थीटा और साइन थीटा के टर्म्स में आएगा, स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और हम आसानी से कर पाएंगे, बोलिए। ठीक है ना, चलिए, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग ये सवाल कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें, आप ये देखो, एक बॉल है यहाँ पर, बॉल है ये 10 के, और इसको कैसे रखा हुआ है, दो इंक्लाइन प्लेन के बीच
ये 30 डिग्री है और ये 8 डिग्री। ये कांटेक्ट पॉइंट ए है, ये कांटेक्ट पॉइंट बी का सेंटर 10 केजी। क्वेश्चन हमारा है फाइंड द नॉर्मल फोर्स ऑन बॉल एट पॉइंट ए एंड बी। ए और बी पॉइंट पे अब बताओ नॉर्मल फोर्स कितना। क्या करेंगे, ए पर जो भी नॉर्मल है वो सेंटर से पास किया और ये है। अब एन ए और एन बी कितना एंगल किससे बना रहा है ये देख लेते। तो ध्यान दीजिए, यहां पर एक चीज अलग से समझा रहे हैं। जैसे ये एंगल थीटा है, इस पर परपेंडिकुलर एन, ये वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा वो देखो। ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, ये थीटा हुआ और ये भी थीटा हुआ। यानी इस सरफेस पर जो नॉर्मल फोर्स खींच रहे हैं, नॉर्मल फोर्स ड्रॉ कर रहे हैं, वो नॉर्मल फोर्स वर्टिकल से उतना ही एंगल बनाएगा इंक्लाइन सरफेस का हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन। हॉरिजॉन्टल से जितना इंक्लिनेशन है उतना ही नॉर्मल फोर्स वर्टिकल से बना। ये न हो तो आप अपने भाषा में लिख लीजिए, इस बात को बहुत बार यूज करेंगे, बार बार आपको एंगल खोजना पड़ेगा। अच्छा ये थीटा है तो ये, उसके फेरा मत रहिए, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। इंक्लिनेशन थीटा है तो उस इंक्लाइन सरफेस पर जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे या उस इंक्लाइन सरफेस के द्वारा किसी दूसरे बॉडी पर जो नॉर्मल ड्रॉ होगा वो नॉर्मल वर्टिकल से थीटा, यानी उस लिहाज से एन बी जो है वो इस सरफेस पर नॉर्मल है जो कि 30 बना रहा है। एन बी का एंगल 30 डिग्री हो जाए, ये 10 केजी का मास है, 10 केजी। ये देखिए एन बी 30 डिग्री बनाएगा जी, और एन ए किस पे परपेंडिकुलर है, इस इंक्लाइन पे परपेंडिकुलर है। ये इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से 60 बना रहा है, यहाँ जो एन ए है वो वर्टिकल से 60 आएगा। ठीक है, अब अलग से बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए। एंगल आपको दिख ही गया है, तो आप जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे बॉल का, सारा कहानी अपने आप क्लियर। बॉल है, बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम, ए एन ए पर और ये एन बी, यही एंगल हम लोग लिख रहे हैं। इधर 30 डिग्री, इधर 6, और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। 10 केजी का वजन है तो 10 जी पर लग। अब लामिज थ्योरम से बनाओ या कंपोनेंट तोड़ के बनाओ, कंपोनेंट तोड़ के ही बना देते, क्योंकि ज्यादातर केस में कंपोनेंट ही हम। इधर हो गया एन ए साइन 6, इधर हो गया एन ए कॉस प्लस एन बी का कंपोनेंट एन बी कॉस, और इधर की एन बी साइन, बोलो
तो एन बी साइन 30 डिग्री बराबर एन ए साइन एन बी साइन 30 डिग्री क्या हो गया, एन ए साइन 6, ये एन बी बाई 2 इज इक्वल टू एन ए इंटू √3/2, 2 से कितना आ गया, ये आ गया एन बी बराबर √3n, एक इक्वेशन कर ले। उसके बाद वर्टिकल में बैलेंस करो की तरफ से, एन बी वर्टिकल में अगर बैलेंस करेंगे, एन बी ऑल्सो एन बी कॉस 30 डिग्री प्लस एन ए कॉस 60 डिग्री इक्वल टू 10g। सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर एन बी का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, √3 एन बी निकल जाएगा। तरीका हुआ, इस तरह से भी हम लोग सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो लिखते जाओ, हो गया। इस तरह से इक्विलिब्रियम पर बेस्ड क्वेश्चन करना है अपने, तो भी इक्विलिब्रियम पर बेस्ड सवाल होगा वो कर सकते। थोड़ा सा और इस पर एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, आपको और सेंस आए कि भाई आसानी से। अगर आप देखिए अपना जो पैकेज है, लो तो वो पैकेज लो, एक पैकेज देख लो, सब कोई टेलीग्राम ग्रुप पे है। देखिए टेलीग्राम ग्रुप पे न्यूटन्स लॉ का पैकेज है और वो पैकेज बनाना है सबको, है ना। TPP1 सॉरी DPP1 तो ऐसे ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, मेनली आपको बनाना है DPP2, है ना। एक क्वेश्चन DPP2 का क्वेश्चन नंबर 1 ही है, तो हम यहाँ पे डिस्कस कर दें तो बेहतर रहेगा, है ना। मिटा रहे हैं अपना DPP2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हम बता रहे हैं, है ना। क्या है कि यहाँ पर एक बॉल है और ये बॉल एक तो यहाँ रखा हुआ है, ऐसे एक टेबल के बीच अटक रहा है ये, और एक इससे थोड़ा ऊपर एक यहाँ ऐसे अटक रहा है ना। बोलो, ये पॉइंट ए है और ये क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एट ए पॉइंट ए एंड बी ऑफ द मास ऑफ स्फेयर इज 10 kg। ये 10 kg का स्फेयर है और ये 1 मीटर है, जो गैप है ना ये 1 मीटर,
और इसका रेडियस क्या है? रेडियस आर बराबर 5 है। और ये जो दूरी, ये जो डिस्टेंस, और ये इसको थोड़ा सा नीचे और कर रहे हैं, अब भी नहीं। और ये दोनों के बीच का जो लेवल है, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर सवाल में दिया। और यहां से एक आ रहा है कि ए और बी पे नॉर्मल फोर्स क्या होगा, ये बताना। ए और बी पे नॉर्मल फोर्स क्या होगा, ये बताना। ए बी पे देखो, ये बी पे, अब कहिएगा ये एन बी, ये एंगल कितना है, ये वाला एंगल क्या है मान लो, या इसको अल्फा मान लो, बीटा मान लो, इसको एंगल को हम मान रहे हैं, यही काम हो जाएगा, ज्यादा दूर जाने का ये 3 और ये 5, ये सेंटर से ये कितना है, 5 है ना। तो हम लिख रहे हैं साइन बीटा इक्वल टू 3/5, यानी बीटा हो गया 37, क्या हो गया, और ये ए है, ये जो है ये ए है, यहाँ पर जो नॉर्मल ए के दो, और अगर इस एंगल को निकालना चाहते, ये अगर अल्फा निकालना चाहते, अल्फा, ये हाइट क्या होगा यहाँ तक, ये 1 और 3 4 है, यानी 4 मीटर। साइन अल्फा बराबर 4/5, अल्फा बराबर, खत्म बात। यानी एन ए और एन बी हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रहा है वो निकल, तो फिर अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, अलग से फ्री बॉडी डायग्राम, छोटा सा स्फेयर कर दे रहे हैं, है है ना, यह है एन बी, ये एन, और ये जो है इसका वजन 10 kg है, तो 10 G, हॉरिजॉन्टल से एंगल मालूम पड़ गया है। एन ए का अल्फा देख रहे हैं, एन ए क्या बना रहा है, अल्फा, ये एन ए का ये अल्फा बराबर 1 डिग्री, और एन बी का देखो ये हॉरिजॉन्टल से एंगल है, ये बीटा है, तो ये भी क्या है, बीटा, ये बीटा बना रहा है, बराबर है ना, और बीटा कितना है, 37 डिग्री। फिर क्या करोगे, एन ए का कंपोनेंट इधर हो जाएगा, ए कॉस 3 डिग्री, और एन बी का इधर एन बी बीटा 37 डिग्री, तो एन बी कॉस 37, फिर इधर एन ए साइन 50, और फिर एन बी कॉस 50, ये इसको बैलेंस करेगा और ये इसको बैलेंस करेगा और अपना काम हो जाएगा। बोलिए,
एन एन भी निकाल लेंगे ना, ये सब कर चुके हैं आप, केवल एंगल के लिए हम बताए थे। इस तरह का सवाल अगर आपसे पहले आप जो जो फोर्स दिखा रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, एकदम इंश्योर कर लीजिए, तब कंपोनेंट तो बैलेंस कर, यही काम करना है। इतना सिंपली आप सोचेंगे सवाल को उतना ही आसानी से और पहले ही दिमाग में कॉम्प्लेक्स कर लेंगे। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो उस पर जो जो फोर्स लग रहा है उसको वो सारे फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के साथ एंगल निकालो। और एक बार जब एंगल निकल गया, वर्टिकल कंपोनेंट को अलग से बैलेंस करिए और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अलग से बैलेंस कर दीजिए। इस तरह से जो है अपना सवाल बन जाए, ठीक है ना। अ, आयुष्मान सिंह, सर आई एम न्यू। ठीक है, आप लोग जो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं, आयुष्मान, आप लेक्चर 1 से देखिए। अगर हम न्यूटन्स लॉ ही देख रहे हैं तो लेक्चर 1 से देखना शुरू करिए आगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ रहे हैं। ये हो गया, इस तरह से बनाना है सवाल, यानी जितना हम बता दिए उससे न्यूटन्स लॉ का डीपीपी 1 और डीपीपी 2 पूरा बन जाएगा। कहाँ गया, दे दिए, डीपीपी तक बना देना है। देखते हैं हम, डीपीपी 2 पूरा ही बन जाएगा, एकदम सही बात है। और आगे हम कुछ बढ़ते हैं, बात करते हैं। है नेक्स्ट में देखो, टेंशन मैसिव स्ट्रिंग, टेंशन इन मैसिव स्ट्रिंग में टेंशन हम लोग कैसे नहीं, देखो क्या है कि एक स्ट्रिंग है मैसिव स्ट्रिंग, टेंशन इन मैसिव स्ट्रिंग एट इक्विलिब्रियम जरूरी है, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन में मैसिव स्ट्रिंग में टेंशन, इक्विलिब्रियम की बात हो रही। देखो क्या है कि एक स्ट्रिंग और ये लंबाई L है और इसका मास M, यानी स्ट्रिंग का अपना ही मास है। अभी तक हम लोग मासलेस स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। एक उदाहरण आपको हम बताए थे कि आप कोई चीज को पकड़ के लटक जाओ, हाथ में ज्यादा टेंशन महसूस होगा और बॉडी में जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे टेंशन कम होगा। यहाँ भी वही बात है, इस जगह कोई टेंशन नहीं है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेंशन बढ़ता जाए। ऐसा क्यों बढ़ेगा, तो आप देखो यहां से एक्स लोअर एंड से एक्स पॉइंट हम, और इस पॉइंट पे अगर हम टेंशन, यहाँ पर अगर हम टेंशन मान लो यहाँ, ये टेंशन क्या करेगा, इसके नीचे जितना वजन है उसको बैलेंस करेगा। टेंशन क्या कर रहा है, हर जगह का टेंशन, यहाँ का टेंशन अपने नीचे का वेट बैलेंस करेगा, इसके ऊपर का टेंशन इसके नीचे का वेट बैलेंस करेगा। तो एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम लोअर एंड क्या लिखेंगे, टी बराबर इतना दूर का वजन, इतना दूर का वजन कितना हो जाएगा, साई लेंथ का मास m बाई एल। देखो टोटल का मास m है, साई लेंथ का मास m बाई एल है, तो इस x लेंथ का मास क्या है, m बाई एल इंटू एल लेंथ का मास अगर m है, यूनिट लेंथ का मास m बाई एल है,
एक्स लेंथ का मास बाई एल एक्स होगा कि नहीं होगा? यूनिटरी लॉ से तो ये टेंशन इतने मास को बैलेंस कर रहा है, ये मास इन ये वेट को बैलेंस करे। तो टेंशन यहां से एक्स दूरी पर अगर कोई पॉइंट पी है, तो पी पॉइंट पे टेंशन एम बाई एल एक्स जी हुआ कि नहीं हुआ? यानी टेंशन एक्स पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा यानी ऊपर की तरफ जाएंगे, टेंशन बढ़ता जाएगा। अभी तो जब कोई चीज को पकड़ के लटकते हैं, ऊपर की तरफ टेंशन ज्यादा महसूस होता है, नीचे की तरफ टेंशन कम महसूस होता है। ये टेंशन का पॉइंट पर है ना। जैसे जैसे ये एक्स चेंज होगा, टेंशन बढ़ता जाएगा। ये बोलते हैं मैसिव स्ट्रिंग में टेंशन बदलता रहता है। बोलिए, है ना। अब आगे देखो, एक सवाल करेंगे और उससे स्पष्ट पता लग जाएगा कि और क्या हम लोग मिटा रहे हैं इसको। एक स्ट्रिंग है ऐसा, ऐसा स्ट्रिंग ऐसा। अब इसमें ये एंगल थीटा दिया हुआ, यहाँ भी ये एंगल थीटा दिया हुआ है ना। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन है ये यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, ये यूनिफॉर्म स्ट्रिंग ऑफ मास m एंड सॉरी ऑफ मास नहीं वेट, स्ट्रिंग ऑफ वेट w, ऑफ वेट w is suspended as shown in figure, as shown here, है ना। find the tension, find the tension at the lowest point of a स्ट्रिंग के लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन, स्ट्रिंग के लोएस्ट पॉइंट यानी यहाँ लोएस्ट पॉइंट हुआ जी। जहां पर टेंशन निकालना है वहीं से इसको दो भाग में बांट दिए। आधा का डायग्राम बनाओ, बचा होगा। चल ठीक, यहाँ पर मान लो टेंशन और यहाँ पर टेंशन, टेंशन टी हमेशा किधर लगेगा? एलोंग द स्ट्रिंग। यहाँ पर एलोंग द स्ट्रिंग इधर, और यहाँ पर एलोंग द स्ट्रिंग यानी टेंजेंशियल यानी हॉरिजॉन्टल। भाई लोएस्ट पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हॉरिजॉन्टल होगा ना। तो यहाँ पर जो टेंशन होगा वो टेंशन हमेशा एलोंग द स्ट्रिंग लगता है। तो अगर स्ट्रिंग कर्व शेप का है तो एलोंग द स्ट्रिंग यानी टेंजेंट ऑन द स्ट्रिंग,
यानी टेंजेंट के डायरेक्शन में, तो ये टेंजेंट के डायरेक्शन में टी होगा कि नहीं, और यही टी हमको निकालना है। तो इस पॉइंट पे टेंस, अच्छा यानी स्ट्रिंग को दो भाग में बांटे, आधा ये है आधा ये, तो आधा का वजन भी तो लग रहा होगा W/2, पूरे का वजन W है। अब देखो वन का कंपोनेंट इधर हो गया वन कॉस थीटा, इधर हो गया वन साइन, तो वन साइन थीटा बराबर W, सॉरी W/2, वन साइन थीटा W/2 और वन कॉस थीटा बराबर, तो टी निकालना है, भाग दे दो दोनों को, फर्स्ट दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट डिवाइडेड बाय tan थीटा बराबर W/2, तो टी कितना हुआ W/2 tan थीटा W/2 कॉट थीटा, ये टेंशन स्ट्रिंग में लोएस्ट पॉइंट। तो इस तरह से देखो सवाल हम लोग कर सकते हैं, ये वाला तो है ना। तो अभी तक जितना हम पढ़ा दिए इससे आपको DPP1 बन ही जाएगा, और इसके अलावा भी कुछ सवाल आपको बनाना है, जो क्वेश्चंस हम बोल रहे हैं वो बनाइए। DPP1 और DPP2 देखो होमवर्क लिख रहे हैं आज, इसके बाद अगले क्लास में हम बात करेंगे डायनामिक कंडीशन में, यानी कोई बॉडी अगर एक्सेलरेट हो रहा है तब उस पर फोर्स या एक्सेलरेशन निकालने के बारे में और धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़िएगा, न्यूटन्स लॉ बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जब आपसे सवाल बनने लगेगा तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ें, अगले क्लास का होमवर्क हम लिख देते हैं। होमवर्क ये है आपके लिए, DP1 और इसके अलावा एक्सरसाइज में चले जाओ, एक्सरसाइज का कुछ सवाल देना चाह रहे थे। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 बनाना है, वन टू 19, एक्सरसाइज 1 1 to 9 के अलावा भी और है, नहीं बनाओ फिर जब जैसा सवाल खोज रहे हैं जो मिल नहीं रहा है। आगे की आगे देंगे, हाँ ही आज का होमवर्क। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में हम इस पर और बात करेंगे। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय बीते।